brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जो तंत्र में आस्था रखते हैं वो एक विद्या की बात करते हैं, मृत संजीवनी विद्या। दावा किया जाता है कि इसका साधक मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, बीते हुए वक्त को जिला सकता है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की किसी विद्या का राजनीति में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं? क्योंकि उनके बयानों को अलग से संरक्षित करने की जरूरत महसूस होती है। तमाम प्रदेशों के सूचना विभाग को, तमाम सूचना संस्थानों के, समाचार संस्थानों के दफ्तरों को, संपादकों को और संवाददाताओं को, क्योंकि हमें ठीक ठीक पता नहीं होता है कि नीतीश कुमार के किसी बयान की उम्र कुल जमा कितनी है और कौन सा बयान है जो आज के युग के कबीर की किसी उलटबांसी में बतौर खाद मृत होकर काम आएगा। नीतीश कुमार जब कहते हैं स्थायी भाव से कहते हैं, लेकिन उनका स्थायी भाव उतना ही अस्थायी होता है जितना इस फानी दुनिया में हमारा और आपका जीवन। खासा क्षणभंगुर है। किसी क्षण की उम्र 1 साल होती है, किसी की 1.5, किसी की 3, किसी की 4। कितनी ही पार्टियां, कितने ही पाले उन्होंने बदल लिए हैं। भाषाविद नए सिरे से माथा खुजा रहे हैं कि अब इस कलाबाजी के लिए कौन से नए पदबंध गढ़ें। पर सारा इल्जाम नीतीश कुमार पर ही धरा जाए क्या? क्या हुआ अमित शाह के उन बयानों का जिसमें नीतीश के लिए दरवाजा बंद होने की बात कर रहे थे? क्या हुआ सम्राट चौधरी की मुरैठा के साथ बांधी गई उस शपथ का? मुरैठा कायम है, लेकिन सत्य यह भी है कि जिस सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। क्या संजय झा ने बताया दिल्ली आकर पटना में क्या हुआ? सुशील मोदी मीटिंग में इकलौते क्यों पड़ गए और फिर भी क्यों उनकी ही बात पर सही की टीप लग गई? बिहार में इतना कुछ हो रहा है, जो जिस पाले में है उस हिसाब से व्याख्याएं कर रहा है, शाबाशियां बांट रहा है। कोई रियल पॉलिटिक की बात कर रहा है और कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन को अस्थिर कर दिया गया। कोई नीतीश कुमार की कीमियागिरी की बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव को अभी बिहार की राजनीति पर और पकड़ बनाने में वक्त लगेगा। वो लल्लन सिंह के बहाने नीतीश पर दांव धरना चाहते थे, लेकिन गेम बदल गया। कोई कह रहा है कि दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं को इस बात का अंदाज़ा था, कभी सर्वे के जरिए, कभी किसी और के, कि नीतीश साथ नहीं होंगे तो लोकसभा चुनाव में समस्या आएगी, क्योंकि नीतीश अगर भाजपा के साथ नहीं होंगे तो आरजेडी के साथ होंगे। आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट पार्टी, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बावजूद बीजेपी आज तक पस्त नहीं कर पाई है। इन्हीं सब गुणागणित के बीच हुआ बदलाव आपने पिछले हफ्ते के नेता नगरी में विस्तार से सुना था। अटकलों के बारे में, सारी अटकलों पर सही की मुहर लग गई। इसलिए अब आगे की बात, हुआ क्या, किसको कैसे मनाया गया और किसकी रुसवाइयों को हमेशा के लिए तिलांजलि दी गई, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार, आप सबके बहुत प्रिय, नीतीश कुमार के भी अभी कल तक बहुत प्रिय थे, जो कन्हैया बेलारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में एक बार फिर से। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ हैं द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी। संतोष जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। थैंक यू सौरभ। इसके अलावा हमारे साथ इंडिया टुडे टीवी के पटना ब्यूरो से जुड़ रहे हैं रोहित सिंह जी, रोहित कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ। इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, हमको ये बताइए कि ये संजय झा से इतर भी जेडीयू का भाजपा में कोई दरवाजा खुलता है क्या संतोष जी? अब प्रामाणिक तौर पर से तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितना मैंने सुना है, इस बार 2 ब्यूरोक्रेट की भूमिका की काफी चर्चा हुई है। एक ब्यूरोक्रेट जो मुख्यमंत्री निवास में है और एक जो दिल्ली में है, उन दोनों की भी चर्चा, नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि ब्यूरोक्रेट में है, पद पर हैं, लेकिन उन लोगों का उपयोग हुआ है संवाद करने में। और संजय झा से तो मैं बीच में उनसे, जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, तो मैंने उनको पूछा था कि आजकल दिल्ली जा रहे हैं आप? तो बोला अरे तो दिल्ली तो आना जाना बना रहता है, वहां परिवार रहता है। तो इशारों में वो स्पष्ट हो रहा था कि कौन सा चैनल है। अरुण जेटली के जमाने में भी एक वो चैनल कंडक्ट हुआ करते थे, तो संजय झा का चैनल तो स्पष्ट ही है। और मुझे लगता है कि ये बेंगलोर की मीटिंग के बाद इनका मोहभंग इंडिया ब्लॉक से होना शुरू हो गया था।
उसके बाद ही कम्युनिकेशन चैनल स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो न्यूज फिल्टर नीचे तक नहीं कर रहा था, नहीं दिल्ली में कर रहा था, यहां तक तो बात आती ही नहीं थी। तो अब धीरे धीरे जब न्यूज पूरा प्रोसेस हो गया, इंडिया ब्लॉक का विखंडन शुरू हो गया, इनको कुछ मिला नहीं, तो इनको लगा कि अब वो दरवाजे खोल दिए जाएं, और इस तरह से पटकथा का अंत हुआ, जो कि आपने लास्ट वीक में यहाँ देखा। संतोष जी, जरा मुझे विस्तार से संजय झा की राजनीतिक शुरुआत और उनकी राजनीति के बारे में बताइए, मुझे भी, मेरे दर्शकों को भी प्लीज। संजय झा, आप जहां तक मेरी जानकारी, राजनीतिक शुरुआत बहुत लो प्रोफाइल हुआ था। वो राजीव प्रताप रूडी के साथ काम करते थे और बहुत तरह से शैडो में रहे। उसके बाद वो अरुण जेटली से उनका बहुत अच्छा संपर्क था। तो नीतीश कुमार के सबसे अच्छे मित्र भाजपा में अगर जाने जाते थे तो वो अरुण जेटली के डेथ के बाद बहुत हाथ पे हुए, और वो एक बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिकेशन चैनल हुआ करता था। यहाँ सुशील मोदी, ऊपर में अरुण जेटली, और दिल्ली से यहाँ तक संवाद करने के लिए संजय झा। तो जब कभी भी दिल्ली जाते थे तो अरुण जेटली के यहाँ तकरीबन जाया ही करते थे। और उसमें संजय झा तो आप पहले बीजेपी में ही थे वो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जब जदयू में आए भी तो वो कह करके आए। ये बात सुशील मोदी ने मुझसे कहा था कि हम लोगों ने उनको जाने दिया कि कहाँ, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, तो एक सहमति से यहाँ आए। तो वो चैनल बरकरार रहा। वो थोड़ा सा बीजेपी का चैनल बीच में, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई सुशील जी, पिछली बार कहा था सुशील जी अगर रहते तो ऐसा नहीं होता, तो वो चैनल पिछली बार गड़बड़ हो गया था। तो मुझे लगता है कि संजय झा ने उस चैनल को फिर से रीएस्टैब्लिश किया, और फिर पूरी तरह से वो शैडो में रहे। वो कोई बयान नहीं दिया। आपने देखे अशोक चौधरी के बयान सुने होंगे, थोड़े बहुत इनडायरेक्ट रूप से आप विजय कुमार चौधरी के, लेकिन संजय झा के आप एक दो ट्वीट को छोड़ करके, वो भी बहुत रिमोटली, कोई कनेक्टेड ट्वीट नहीं था। उस तरह से उनकी भूमिका रही। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बात ये थी कि 2 ब्यूरोक्रेट एंड 3 मिनिस्टर का ये पूरा ये खेल है इस बार का। ये जो पिछली बार के खेल में एक पत्रकार महोदय शामिल थे, इस बार उनकी चर्चा नहीं हुई? लल्लन सिंह जिनका नाम गिनवा रहे थे नहीं, पत्रकार महोदय की चर्चा नहीं हुई और थे भी नहीं। और इस बार एक पूर्व राष्ट्रपति को भी घसीटा गया था, हमको लगता है उनकी भी चर्चा नहीं थी, क्योंकि वो भी अप्रामाणिक रूप से एक बार कहीं से चलता है तो, लेकिन हमको कहीं से कोई किसी स्पष्ट रूप से नहीं मिला, और पत्रकार की भी चर्चा नहीं हुई। हमको लगता है उसकी जरूरत शायद नहीं थी, और इसी चैनल में काम चल गया। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, इस बार नहीं। अच्छा, कन्हैया जी का रुख करते हैं। कन्हैया जी, अब तो आपको पता चल ही गया होगा एक हफ्ते में कि पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक वालों को पहले से ही अंदाजा था। कई लोग कह रहे हैं कि जब वर्चुअल मीट में राहुल गांधी ने कहा कि हमको एक बार ममता जी से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नीतीश जी भड़क गए, नाम को लेकर भी सहमत नहीं थे। जब ये पहले दिल्ली आए थे इंडिया ब्लॉक बनने के, तो कांग्रेस ने इनसे कहा था कि हमारी ममता जी से और नवीन पटनायक जी से बात नहीं हो पा रही है, इनको ये प्लेटफॉर्म पे साथ लेकर आए। एचडी देवेगौड़ा को भी साथ लेकर आए थे। सीटों के विभाजन की बार बार जोर दे रहे थे, पर लालू जी ने कह दिया कि इतने जल्दी नहीं होता है। तो ये कई चीज़ें थी जो इकट्ठा हो गई, और उसके बाद ये जो जेडीयू के भीतर का बीजेपी खेमा था, वो तो लगातार दबाव बना ही रहा था, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उसी योजना के तहत पहले लल्लन सिंह की विदाई हुई और उसके बाद ये काम हुआ। आपके पास क्या जानकारी है सर, बताइए। मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने अभियान में थे नीतीश कुमार, और जब भी पटना आते थे तो पत्रकारों से उनका मिलना बहुत जरूरी होता था। तो हमको बोलते थे कि आप अपने यहाँ पार्टी कीजिए, तो मैं लिट्टी और मीट पार्टी करता था अपने घर पर। उसमें सारे पत्रकारों को बुलाता था, मीट रहता था, लिट्टी रहता था, बिहारी लिट्टी बड़ा बढ़िया होला। उसके बाद वो भी रहता था जिसको यहाँ बताना सही नहीं है। तो एक बार हम अपने घर पे किए थे, तो हमको एक मित्र ने, ये 2004 की बात है, उस समय नीतीश कुमार रेलवे मंत्री, तो एक यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर थे, चीफ थे, अभी वो मंत्री का ओहदा लिए हुए हैं। तो उन्होंने हमको फोन करके कहा कि संजय झा एक को जानते हो? हम नहीं जानते कौन सी बात संजय झा, तुम आना चाहते हैं तुम्हारे घर पार्टी में नीतीश कुमार के यहाँ, आओगे? ला दे तो कोई दिक्कत नहीं। हम ना, कोई दिक्कत नहीं है।
उस समय तक ये नीतीश कुमार पता नहीं एक दूसरे को जानते होंगे स्वाभाविक रूप से। और उसके पहले थोड़ा सा ले चलूं तो संजय झा राजीव प्रताप रूढ़ी के प्रेस एडवाइजर हुआ। जब हम लोग जाते थे तो कहीं ठहरना है, क्या करना है, उसका इंतजाम करते थे। तो ये कोई खराब बात नहीं है, मैंने बता दिए थोड़ा सा। हम अब चलिए, अब आपके सवाल पर मैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार जो है, मुझे लगता है कि भगवान ने उनको इतना बढ़िया दिमाग दिया है। भाई अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने जो कहा मेरे मित्र संतोष जी ने, छोटे भाई हैं, बैंगलोर से इनका मन टूट गया। दरअसल शुद्ध मन से इनका कभी मन नहीं रहा कि प्राइम मिनिस्टरियल रेस में हम लोग भ्रम में थे कि प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल है। जो भी बोल रहा था, जो भी समझ रहा था, ये बिल्कुल अब चक्रव्यूह में फंस गए। जो बात हो रही है 2 अधिकारियों की, और एक अधिकारी के बेटे को ईडी ने जब पूछा कि 1 घंटा में तारा ट्रांजैक्शन में 20 करोड़ कैसे इधर से उधर चला गया, इसके बाद डर का माहौल बनता है। ध्यान दें, ये भी एक बात है। ये कभी नहीं, ये 3-4 महीने से ये दिखावे के रूप में केवल कि नहीं, ऐसा समय में हम छोड़कर भागेंगे ना कि हमारा जो है इज्जत भी रह जाएगा ना, ये समझना, तुम लोग बच भी जाओगे। नीतीश कुमार बहुत ही गजब के दिमाग का है। हम कई बार आपके चैनल में ही बोल चुके हैं कि इनके ये कपार मतलब सर जो है उसमें कांटी लगाइएगा तो पेचकस बन के निकलेगा। उतना दिमाग बहुत कम लोगों के है। कल बीबीसी पर एक भाजपा एमएलसी का इंटरव्यू आप देखिएगा, संजय पासवान का, वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो कहा है, मैं सुन रहा था कि अब नीतीश कुमार क्या चीज है स्किल के मामले में, जिसका कोई बढ़िया संगठन नहीं, कोई जातीय जनाधार मजबूत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज के तिथि में भी क्या है, माने ये जो मंत्रिमंडल का जो देख रहे हैं हो रहा है, वो नीतीश कुमार जो है बैकफुट पर नहीं है, या वेद कुमार जो है ये डिफेंसिव नहीं है, स्टिल ही इज ऑफेंसिव। भाजपा के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में देखिए, देखना भाई, ये भागे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि राम और कर्पूरी ठाकुर को देना वो भी काम नहीं करेगा। 39 सीट हमने नहीं दी। नाराज मत कीजिए, उसको नाराज मत कीजिए आप लोग। ये स्थिति बने हुई आप देखेंगे, आप सोचिए, सोचिए आप, ऐसा उस आदमी ने तीर मारा कि आप जो है सम्राट चौधरी का पगड़ी के सहीते बाल जो है उखड़ गया। अब बाल अपने छिलवाने जा रहे हैं अयोध्या। आरसीपीसी समझिएगा पटकुनिये गिर गए मुस्तफापुर में। चिराग पासवान कांप रहे हैं, अब कुशवाहा हाँफ रहे हैं। सोचिए, बताइए ऐसा दिमाग वाला आप समझिए, आप देखे होंगे। आई स्टिल एकदम जो है मस्त है नीतीश कुमार। हाँ, एक बात है कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो दोनों लोग बने हैं ये डिप्टी सीएम, इनको वो नहीं चाहते थे, इतना वो कॉम्प्रोमाइज कर दिए। हाँ, विभाग तो एकदम हो गया लगभग, होम जो है रहेगा इन्हीं के पास, होम के लिए एकदम लगा हुए, होम तो इन्हीं के पास है, हो गया लगभग फाइनल। जो नीतीश मंत्रिमंडल में जो भी आया तो सब दे दिया। चलिए आगे पूछिए सवाल। कन्हैया जी, आप हमारे शो में 4 चांद लगा देते हैं। तो ये बताइए, जब सब नीतीशे के हिसाब से हो रहा है तो फिर ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का गोली क्यों इनको गटकना पड़ा? अरे भाई देखिए, चुनाव के समय में ये असाइनिंग इंडिया नहीं होना देना चाहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो बड़ा दूसरे तरह का अभी भाजपा का नेतृत्व है, वो देख रहे हैं नहीं, रिस्क लेना ठीक नहीं है। बिहार में 40 सीटें, एकदम रिस्क लेना ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद फिर क्या होगा, अभी ऐसा लग रहा है। देखिए, अभी हम लोग संतोष जी बात भी कर रहे थे, बता भी दे आपके दर्शकों को, हो सकता है कि वो वहां से। अच्छा बताइए, 3 दिन पहले लालू यादव गए थे तेजस्वी के साथ मिलने के लिए करके। अब लालू यादव ने पूछा, तेजस्वी ने पूछा कि अंकल चचा जी ऐसा है कि बड़ा हल्ला है कि आप क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, तू मेरा बेटा है, मेरे बेटे का समान है,
ऐसा सोचता है। मैंने तुमको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तुम भी ज्यादा अखबार पढ़ रहे हो क्या? टीवी में ये सब देख रहे हो क्या? ऐसा ही सब छापते रहता है जो दिल्ली वाला कहता है छाप रहा है। बताइए, इतना तक है। तो अब धीरे धीरे हमको लगता है कि इस बार जो भागेंगे, अब भागना ही है, आप देख लीजिएगा, इस बार जो भागेंगे तो उसके सर पर ताज रख कर क्या कहेंगे कि अब मैं चला, देखो मैंने कहा था ये मेरा उत्तराधिकारी है, 25 का चुनाव यही लड़ेगा, सर पर ताज देने की बात थी। मुझे लगता है पता नहीं मेरा 6वां शीर्ष जो है यही कह रहा है। ओके, रोहित सिंह, पिछली सरकारों से इस सरकार का स्वरूप किस तरह से उलट होगा, क्या अलग है? नीतीश कांस्टेंट हैं, बाकी वेरिएबल हैं, ये तो समझ में आ गया। बिल्कुल सौरभ, देखिए नीतीश कुमार का मतलब राजनीति की यही एक खूबसूरती है, जिधर जाते हैं वहां सर्वमान्य है। बीजेपी के साथ रहते हैं तो सब कहता है भाई आप ही माई बाप है, आप ही मुख्यमंत्री बनिए। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1 की पार्टी है, उधर जाते हैं तो वहां भी हिम्मत नहीं होती है कि तेजस्वी को कोई मुख्यमंत्री बना दे। नीतीश कुमार वहां भी सर्वमान्य है। तो ऐसा राजनेता जो कहीं भी रहे सब उसको सर्वमान्य मानने को तैयार है, सब उनको मुख्यमंत्री तुरंत मान लेते हैं फटाफट, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं होता है। तो ये जो ब्यूटी है, कह सकते हैं खूबसूरती है नीतीश कुमार के राजनीति की। दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं कि स्वरूप क्या हो सकता है, तो देखिए जो कन्हैया जी भी बता रहे थे कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को वो वाकई नहीं चाहते थे, क्योंकि देखिए बीजेपी में यही दोनों नेता थे ना जो सबसे ज्यादा मुखर थे नीतीश कुमार के खिलाफ, खूब जम के पानी पी कर जो एक तरीके से कहे कोसा करते थे नीतीश कुमार को। पगड़ी तभी उतारेंगे जब मुख्यमंत्री से इनको हटा देंगे। और हमारी एक जानकारी ये है ना कि जब इनको दिल्ली बुलाया गया था ना अमित शाह के साथ मुलाकात करने के लिए, ये पूरे गठबंधन जो खेल होने से पहले 2-3 दिन पहले के लिए, तो एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार अमित शाह ने इनको बुलाया है कंसल्ट करने के लिए कि क्या करें, नीतीश जी को ले नहीं ले, क्या होगा नहीं होगा। तो उसमें एक कहानी है जो हम लोग को भी जो सुनने में ये मिली है कि अमित शाह ने ऐसा कुछ किया नहीं था, उनसे कंसल्ट नहीं किया था, उनको बाकायदा जानकारी सिर्फ दी थी कि नीतीश जी आ रहे हैं और आप जो ये बेकार का जो आप लोग भाषणबाजी करते हैं ना, बयान टीवी पर आकर जो आप नीतीश कुमार के खिलाफ जो इतना आग उगलते हैं, ये है वो बोलते रहते हैं, इसको तुरंत से बंद कीजिए। और ये भी मतलब खबर है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि मुरेठे को लेकर भी कहा था कि ये जो आप मुरेठा वाला बात बोलते रहते हैं बार बार, ये सब बंद कीजिए, क्योंकि बीजेपी ने फैसला कर लिया था कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, इसलिए कंसल्टेशन कुछ नहीं हुआ है कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय नहीं है। सीधा उनको बुलाया गया था, जो 4-5 लोगों को बुलाया गया था, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे 2 तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इनको सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था कि आप लोग बयानबाजी बंद कीजिए, नीतीश जी आ रहे हैं। और इसके बाद ही आप देखिए किस तरीके से बयानबाजी बंद हो गई है। अब बॉडी लैंग्वेज भी देखिए सौरभ, एक चीज आपको बता रहा हूँ, जब शपथ ग्रहण हो रहा था ना, नीतीश कुमार ने सबसे पहले शपथ लिया, बगल उसके बाद दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी थे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का पास पहुंचते हैं, नीतीश कुमार खड़े नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। विजय सिन्हा शपथ लेकर आते हैं तीसरे नंबर पर, तब नीतीश कुमार खड़े नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। जब चौथे नंबर पर जब आते हैं ना, फिर उसके बाद यानी फिर विजय सिन्हा आना शुरू होते हैं, फिर प्रेम कुमार आना शुरू होते हैं, तब वो खड़ा होना शुरू होते हैं, तब वो उनका स्वागत, मतलब एक तरीके से शपथ लेकर आप आ रहे हैं तो चलिए आपका अभिवादन करते हैं, अच्छा चलिए ठीक है। यानी नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का उप मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल ये स्पष्ट बात है। बॉडी लैंग्वेज में वहीं पे था, राजभवन में मैं था शपथ ग्रहण में, बॉडी लैंग्वेज इतना स्टिफ लग रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार दाएं देख रहे थे तो सम्राट चौधरी बाएं देख रहे थे, वैसा मामला था। अब हुआ कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, तो देखिए गृह विभाग तो नीतीश कुमार के पास रहेगा, इसमें कोई अब दोहराई नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो है बीजेपी को मिल सकते हैं जो बीजेपी के पास पहले से था, जैसे वित्त विभाग, हमेशा से सुशील मोदी उसको देखते थे। बीच में अब जब जेडीयू की पिछली सरकार में जब आरजेडी के साथ थे तो जेडीयू के पास चला गया था, विजय कुमार चौधरी बने थे, लेकिन मुझे लगता है वित्त विभाग फिर से हो सकता है संभवतः बीजेपी को मिल जाए। उसके बाद हेल्थ जो है, स्वास्थ्य भी अभी बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन इसमें एक बार देखिए खेल क्या होगा ना, जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो आया है ना, उस रिपोर्ट के आधार पर भी जो है इस बार मंत्रिमंडल में उलटफेर देखने को मिल सकता है। जिसकी आबादी ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा आई है, उसको उतना
प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाए, ये एक बड़ा जो एक फैक्टर हो सकता है। इससे पहले ये फैक्टर नहीं होता था। इससे पहले नीतीश कुमार जिसको चाहते थे, चलिए ये मेरे तरफ से ये 8-10 मंत्री बनेंगे या बीजेपी की तरफ से ये 10-12 मंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो है वो भी एक बड़ा एक कंसिडरेशन का फैक्टर रहेगा कि उसको भी ध्यान में रखकर जो है मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार किया जा सकता है। तो इसलिए ये मत समझिए कि जितने जेडीयू के मंत्री थे या जितने बीजेपी के मंत्री 2022 तक थे, मतलब बहुत सारे उसमें रिपीट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इस बार जातीय जनगणना के फैक्टर को भी जो है ध्यान में रखते हुए ही जो है सौरभ, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा। ओके, थैंक यू। संतोष जी, ये तो नेताओं की बात हो गई है ना, जो एक हफ्ते से चल रही है। जनता क्या सोचती है इस तमाशे के बारे में? बड़ा गजब का प्रश्न है। अब जनता क्या सोचती है? आप देखिए, उसके बाद तो पटना से बाहर ट्रेवल करना नहीं हुआ, लेकिन जितना मैं पटना में ट्रेवल किया या फिर ऑटो में सफर करने से, आप जानते हैं ये चर्चा का विषय ही नहीं है। नीतीश कुमार का फ्लिप फ्लॉप जो है, अब सिमिलर रिएक्शन है जैसे हम लोगों का रिएक्शन है कि कोई इस पर रिएक्शन नहीं, सब बात करते हैं कि गुना भाग की बात करते हैं। और जो दूसरा पक्ष जो आप बात कर रहे थे कि सिर्फ नीतीश कुमार ही जिम्मेवार नहीं है, दूसरी पार्टी जो उनको लेती है उनकी चर्चा हम क्यों नहीं करते हैं? हाँ, कभी तेजस्वी ले लेते हैं, कभी अमित शाह ले लेते हैं। हाँ, जिस पक्ष की चर्चा पहले हम नहीं किया करते थे या कम किया करते थे, अब जनता ही बोल रही है कि जो उनको एक्सेप्ट करता है उनकी चर्चा हम नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं इसलिए उनकी हम चर्चा करते हैं। आरजेडी भी उतनी जिम्मेवार है, बीजेपी भी उतनी जिम्मेवार है। पूरा खेल जो है वोट की कन्वर्टिबिलिटी का है, वोट के अरिथमेटिक्स का है। लास्ट आप देखिए, मैं लोकसभा की चुनाव की अगर बात करें, जहां तक मैं फिगर मुझे याद है, तकरीबन 52% के ये आया था 19 में, यहां से बिहार से इनको बीजेपी के एनडीए वाले कॉम्बिनेशन को, और इनको 31 या 32% था। ह्यूज डिफरेंस था। तो वो क्या वो देख रहे हैं, बीजेपी ने क्या देखा, जो कन्हैया सर ने कहा ना कि ये अलग प्रकार के प्रधानमंत्री हैं, ये सिर्फ फॉर ग्रांटेड किसी चीज को नहीं लेते हैं कि हम जीत ही रहे हैं, वो पूरी तरह से सील कर देना चाह रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां कि हमको -20-25 लग रहा था, उस स्टेट को पहले सील कर दो। वो उन्होंने सील कर दिया है। जनता में कोई नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतने फ्लिप फ्लॉप के बाद अगर कोई असर नहीं पड़ा तो इस बार करने से भी कोई असर पड़ने वाला मुझे नहीं लगता है कि कोई, सिर्फ फिर वही से सोशल कॉम्बिनेशन होगा और 3-4 जो बीजेपी के मुद्दे हैं वो उसकी चर्चा होगी, और बहुत फर्क मुझे नहीं लगता है कि इस फ्लिप फ्लॉप होने से जनता का रिएक्शन, इस चीज को कोई बिट्रेयल वाला फैक्टर ये कोई प्ले आउट करने वाला नहीं। एंड अगेन इट विल बी बैक टू सोशल अरिथमेटिक। जी कन्हैया जी, हम लोगों ने जब इतिहास के पन्ने खंगाले तो देखा कि किस तरह से बिहार ने अपनी मेधा के दम पर इस देश को हजारों वर्षों के इतिहास में नेतृत्व दिया। लेकिन अब जो उदाहरण बन रहे हैं वो कतई अनुकरणीय नहीं है। इंटेलिजेंसिया की कुछ चर्चा तो होती होगी ना, जैसे संतोष जी ने कहा कि पत्रकारों के बीच भी है, उन सब के बीच भी है। क्या इन लोगों ने इतना ग्रांटेड ले लिया है पब्लिक को, या पब्लिक को भी फर्क नहीं पड़ता? एक अलग सर्कस चल रहा है डेमोक्रेसी का वहां पे। हमने इससे पहले झारखंड में देखा था कि एक निर्दलीय मधु कोड़ा और सब सरकार चलाता था। हमने इस देश में खूब तमाशे देखे हैं, हमने और आपने। हमने विधानसभाओं में माइक फेंकते देखे हैं, हमने लोकसभा में मिर्ची वाले, काली मिर्ची वाले पेपर स्प्रे छिड़काए जाते देखे हैं, सस्पेंशन देखा, सब देखा है। पर ये सरकार के स्तर पर 1 बार 2 बार पलटी देखी, कभी हमने पढ़ा था आया राम गया राम, पर बिहार तो बिल्कुल नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तो इसको लेके कुछ खदबदाहट होती है, किसी वैकल्पिक राजनीतिक उस पर बात हो रही है, या जो इनके अंदर ही दल है? क्योंकि पिछली बार भी ये बात हुई थी कि आरजेडी भी चाहती है कि सीधे उनकी और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट हो। आज मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि प्रेम गुप्ता के जरिए एक चैनल खुला भी रहता था जब तक। देखिए, ये तो बात सही है कि अब नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं। मैंने भले इतना है उनमें कि वो कुर्सी पर बने रहेंगे, फिर इधर भी आएंगे तो सीएम बन जाएंगे, लेकिन इनका इमेज अब तक एक हीरो जो है कैसे विलन अपने आप बनता है अपने कृत्यों से, ये आप सामने देख रहे हैं। लोग जो है इतना बात करते हैं। आप अभी लगन का माहौल चल रहा है, मैं अभी हाल में गया था वहां, मतलब गांव के लोग ऐसी बात कर रहे हैं इनके बारे में, और इनके वोटर, लेकिन तब भी कहते हैं कि भाई वोट तो देना ही, अब क्या करें, जात का सवाल है।
काहे नहीं उठते? लेकिन हमारे समाज का एक आदमी इतना नीचे गिर जाएगा, इस तरह का कृत्य करेगा, ये समझिए किसे लोग बात करते हैं। एक आदमी ने कहा कि हमारे एरिया का गिरगिट सब सुसाइड कर रहा है, इस तरह से बात करते हैं, बताइए। तो जो मैंने एक समय में मैं इनका मित्र रहा हूँ 40 साल से, यह आदमी का क्या ग्राफ था जी, और कैसे कैसे ये बात करते थे, लगता था कि वाकई जो है ये आदमी दार्शनिक। मैंने देखा है आपको सौरभ जी कि ये क्या वो अरे बहुत बड़े वो ये है इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति के नीचे वाले वो नंदन नीलकणी दूसरा था, और बैठक चल रही थी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या क्या हो रहा था। तो मैं भी वहां बैठा था, मैं जाने लगा, लोग आए तो कहते ना बैठ गए, तो मैं बैठ गया, बात होने लगी। वो आदमी जब आए थे तो नीतीश कुमार से हाथ मिला करके नहीं होता है हाय हेलो हेलो हाय, और जब जाने लगे 2 घंटा के बाद तो उनका पैर छू करके जाने लगे। एट दैट टाइम आई वाज विद द वीक मैगजीन। जब हो गया भाई, मैं दौड़ते उस आदमी को पकड़ा, बाहर जाकर के आप आते आए थे, हाथ मिलाए, जाते समय पैर पकड़ लिए, क्या देखा आपने? तो ऐसा मैंने अभी तक ऐसे चीफ मिनिस्टर से नहीं मिला। गजब जानकार आदमी है भाई, क्या चीज है, इतना जानकार है। इंजीनियर ना है, जानकार नहीं है कि आप इंजीनियरिंग वाला बात तो कर रहे थे, तो जानकार तो है ही आता ना, और सब बात ये आदमी। और आज बताइए कहाँ हुए? आपके घर आखिरी लिट्टी पार्टी कब किया था नीतीश कुमार ने? वही 2004 में। फिर उसके बाद उनके घर पे जाके आप करने लगे? उसमें बताइए संकर्षण था, तो देश भर के पत्रकार उसमें थे। उस समय चुनाव वाला 2004 का चल रहा था ना। हाँ। देश भर के बड़े बड़े सब पत्रकार। अब हम लोग के जो नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं, ये आप नहीं जानते हैं ये। लेकिन आपने जितना एक अने मार्ग पर पार्टी किया है वो भी हम जानते हैं। हाँ, पार्टी खूब हुआ है। अब समझिए कि एक से एक गाने बन गए हैं इन पर भोजपुरी के। अभी एक गाना सुन रहा था मैं, ले ले बानी कसम दांत पीस के, अब की ना छोड़ अब नीतीश के। अब इतना पूरा वो भी बिजनेस नीतीश के पलटा पलटी पर इतना गाना बन गया है भोजपुरी में, मगई में, ये पूछिए मत। अच्छा, ये बताइए कन्हैया जी और बाकी आप दोनों से, संतोष जी, रोहित जी से भी यही सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कुछ रस्साकसी होगी क्या? क्योंकि अभी तक अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं, तो मुझे लगता है कि दे देंगे। 14 दिन का समय दिया गया। देखिए ये बढ़ाते गए ना सर, पहले इन लोग 5 को अब हाउस का था, फिर 10 को किए, तो उनको लगा कि 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है ना, 14 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, या विश्वास तो भाई, तो वो 12 को पूरा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो अभी क्या होगा, हटा दिए जाएंगे। इस तरह से पिछली बार जो है विजय कुमार सिन्हा जो है हटा दिए गए। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा के कुछ नेता जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़े, जैसे पिछली बार पिंटू लड़े थे सीतामढ़ी से। ये हो सकता है इसमें, देखिए, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि नीतीश कुमार 16 सीट जो है, जो उनका विनिंग है, वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये हमको जानकारी है, वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उस पर दबा, ये मैं एक एमएलसी के ही बारे में जानकार है ना, वो छोड़ नहीं रहेगा, वो छोड़ेंगे नहीं। हम ही लोगों को अपना जो सहयोगी है इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे भी एडजस्ट कर, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है हम चले हुए, तो फिर हम लोग डरा जाएंगे। उनके पास जो है भाई प्रधानमंत्री रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा, रोहित जी इस जानकारी में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? बीजेपी के खेमे में किस तरह की जुगलबंदियां दिख रही हैं लोकसभा चुनाव को लेके? सम्राट चौधरी को तो उनकी मेहनत का इनाम मिल गया है फौरी तौर पर, पुराने सब जितने चावल थे बुहार दिए गए हैं। देखिए, इसमें एक जानकारी ये भी हम लोग को आ रही है कि हो सकता है शहनवाज हुसैन को भी मंत्री बनाया जाएगा बिहार में। और अगर शहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया जाएगा तो फिर लोकसभा चुनाव लड़ना उनका जो है, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, वो लगभग फिर समाप्ति अब मान के चलिए। क्योंकि बड़ी दिनों से सम्राट चौधरी लगे हुए हैं कि भागलपुर से चुनाव लड़ने की कोशिश में है, लेकिन मंत्री अगर भागलपुर से कौन, तो फिर दिक्कत हो सकती है। भागलपुर से शहनवाज लड़ना चाहते हैं? रहे भी है भागलपुर से। हाँ, रहे तो हैं, फिर अब वो जेडीयू खेमे में चली जाती थी सीट। सही है, वो अजय मंडल वहां से एमपी हैं। हाँ रोहित जी बताइए। अभी तो चर्चा ये भी है कि संजय झा के लिए भाजपा छोड़ेगी नहीं वो सीट, तो इनको राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है।
ऐसी भी चर्चा है। अच्छा, हाँ रोहित जी बताइए। दरभंगा को लेकर भी जबरदस्त वो है, रस्साकशी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि दरभंगा को लेकर संजय झा और गोपाल जी ठाकुर जो कि बीजेपी के भी मौजूदा सांसद है, उनको लेकर बड़ा वो चल रहा है, किसको अच्छा। टिकट मिले। संजय झा लगे हुए हैं दरभंगा में भी टिकट लेने पाने के लिए जेडीयू से, नीतीश को और बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां तक सीटों का बंटवारा है ना, अगर देखिए नीतीश कुमार की पार्टी के भी जो तमाम जितने सांसद है ना, उसमें से ज्यादातर सांसद 80-90% तो वही सांसद है जो आरजेडी को हरा कर आए थे। तो ये भी एक दबाव नीतीश कुमार के ऊपर था कि भाई अगर बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो सबको उतनी सीटें भी मिल जाएंगी, यानी जो विनिंग कैंडिडेट है उनको अपना टिकट भी मिल सकता है, और फिर वो चुनाव जीत भी सकते हैं। बीजेपी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा नीतीश प्लस बीजेपी का, तो उसमें जीत भी सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा, प्ले किया है, जिसने नीतीश कुमार को ये प्रेरित किया, कह सकते हैं, कि वापस चला जाए। लेकिन यहाँ तक सीटों का बंटवारा है ना, देखिए मुझे लगता है अगर 16-16 पे मान जाते हैं और 16 से कम पे नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, तो उतनी ही सीटें तब बीजेपी भी लड़ेगी। तो वो आपका आंकड़ा आपको 32 तक पहुंच जाता है सौरभ। और उसके बाद 6 सीटें आप मानिए चिराग पासवान प्लस पशुपति पारस, तो ये आपको आंकड़ा हो गया 38। एक उपेंद्र कुशवाहा 39 और एक जीतन राम मांझी 40। तो ये एक मोटा मोटा जो इस वक्त लग रहा है कि 40 लोकसभा सीटों का जो बंटवारा है इस तरीके से हो सकता है, अगर नीतीश कुमार जो है नीचे घटने को तैयार अगर बिल्कुल भी ना होंगे, तो 16-16, 6 चिराग प्लस पारस, एक मांझी और एक उपेंद्र कुशवाहा जो है वो हो सकता है सर। नहीं, तो ये पारस, पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भी भेजने की बात चल रही है कि उनका उम्र हो गया है कि इनको, कि उनका प्रिंस पासवान जो उनका भतीजा वो भी तो लड़ेगा ना। और ये चिराग पासवान जो है उधर भी दरवाजा खोले हुए हैं, वो 6 से कम नहीं पर कर रहे हैं। दूसरी बात एक और जान लीजिए, नीतीश कुमार ने वादा किया है इनको आनंद मोहन की पत्नी के लिए शिवहर से। अब शिवहर कैसे भाजपा देगी, क्योंकि शिवहर वो भी परंपरागत भाजपा की सीट है, वहां से रमा देवी बनती हैं, और उस इलाके में एक आपको बनिया कम्युनिटी से देना ही पड़ेगा। तो अब ऐसे ये लोग करते हैं, ये भी देखने वाली बात। अच्छा, ये बताइए कि जब ये पूरा परिवर्तन का खेला चल रहा था तब दिल्ली से और भी तो फोन जा रहे थे, ये बात सही है क्या कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया था? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं दिया जाएगा? किसने फोन किया था? चलते हैं अपना समाज का अपना चलते रहता है, तो दिया ही गया था। किसने फोन किया था? नहीं बोले, लेकिन डेस्परेशन था ना। हाँ जी बोलिए नहीं अजय जी, किसने फोन किसने किया था? स्वाभाविक है। तो इनको 4 के बाद भी 3 और चाहिए था। अभी देखिए ना, देखिए अभी जो दोनों तरफ के जेडीयू के और बीजेपी के वैसे विधायक जो कई टर्म विधायक रहे हैं लेकिन अभी तक मंत्री नहीं बनाए गए हैं, उनका भी डिमांड बढ़ते जा रहा है कि हम लोग का मंत्री बनेंगे। इसको भी दोनों तरफ के नेतृत्व बड़ा कैसे इस संकट को दूर करता है, देखने वाली बात है। जबरदस्त दबाव है उन लोगों का कि अब ना इन लोगों को हटाइए जो हमेशा बनते रहे हैं, अब हम लोगों को बनाइए दोनों तरफ। संतोष जी, आखिरी सवाल आपकी तरफ, क्या मुद्दे होंगे बिहार में लोकसभा चुनाव के? वही घिसे पिटे बार बार के, या कोई नया नैरेटिव नजर आएगा सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से? अब तो डबल इंजन का नैरेटिव रहेगा ना, फिर से वापस। अब मोदी जी बताएंगे कि हमने ये किया, पूरा केंद्र वाला मोदी जी का पर्सनालिटी, लाभार्थी योजना, उसके बाद अयोध्या रहेगा, नीतीश जी का रहेगा, हमने 7 निष्ठे ये किया, बिहार का टर्न अराउंड जो भी हुआ 5 के बाद ही हुआ, ये सारी कहानी बताएंगे। जंगल राज की याद दिलाएंगे। हाँ, जंगल राज की। वो नीतीश कुमार कट ऑफ डेट जो है अपना 5-10 नहीं रखते हैं, वो रखते हैं 5 के पहले। वो नहीं कहते हैं कि 10 के पहले क्या था, 15 के पहले क्या था। लोगों को एक कट ऑफ डेट उन्होंने बना लिया है। जब वो तेजस्वी के सामने बोल सकते हैं कि 5 के पहले बिहार में कुछ था, तो जनता के सामने तो बोलेंगे ही। तो डबल इंजन है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, बाहर ही बाहर है, उसकी चर्चा होगी। और फिर से जंगल राज को याद, जैसे रोहित ने कहा कि जंगल राज को याद दिलाया जाएगा। और एक बात मैं रोहित जी के बात में ऐड करना चाहूंगा कि वो बोल रहे थे कि कास्ट सर्वे वाला के हिसाब से ऐड होगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोर ईवीसी फेसेस को हो सकता है कि एकोमोडेट किया जाए। जैसे कि रेणु देवी जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थी, हो सकता है कि उनको या तो स्पीकर बना दिया जाए या मंत्रिमंडल में एग्री कर जाए तो एकोमोडेट किया। तो मोर ईवीसी फेसेस होंगे ताकि वो नीतीश कुमार की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, उसका रिप्रेजेंटेशन जो मुझे लगता है कि ज्यादा दिखेगा इस मिनिस्ट्री में।
ये मैं खाली ऐड करना चाह रहा था। अच्छा, चलिए संतोष जी, कन्हैया जी, रोहित जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार पे हमारा और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ इस उम्मीद के साथ। एक चीज जोड़, जी जोड़िए सर, जोड़िए जोड़िए, आपका कच्चा लोहिए जी, बोलिए। एक चीज देखिए, तेजस्वी यादव की राजनीति जो है, उसका व्यक्तित्व जो है, जैसे होता है ना कि जो अपोजिशन में नेता होता है वो निखरता है और जो सत्ता में होता है वो बिखरता है। तो ये देखने को गांव में बात करने पर लगता है कि तेजस्वी के प्रति एक सिंपैथी जो है, गेनिंग सिंपैथी, एक हमने ये देखा है। क्योंकि अभी लगन का माहौल है, मैं बताया कि इधर बड़ा घूमना उमना होता है, ये हमने देखा है। और आप देख रहे होंगे कि बड़ा संभल करके वो बयान, काफी सही टिप्पणी आई उनकी तरफ से, बयान दिया है जी बिल्कुल, काफी सही टिप्पणी आई। और ये हम लोगों के लिए भी एक लर्निंग थी। जब हम लोग 2020 में घूम रहे थे विधानसभा चुनाव में, तो जो परंपरागत समीकरण समझाए जाते हैं भाजपा, जेडीयू या आरजेडी के, तो हमने देखा था कि अक्रॉस द कास्ट ग्रुप नौजवानों का एक बड़ा वर्ग था जो नीतीश कुमार के सरकार चलाने के तरीकों से नाराज था और तेजस्वी के पक्ष में बात कर रहा था, इनके परंपरागत गढ़ों में। तो बिहार नए नए ढंग से अपनी जनादेश की व्याख्याएं देता रहता है देश के सामने। देखते हैं 2024 में क्या होता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम।